नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव तथा निर्जीव की। उसके बाद हम बात करेंगे आणविक गतियों के बारे में और फिर हम जानेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। और आखिरी में हम एक सवाल को देखेंगे, जो सवाल है कि विषाणु सजीव है या फिर नहीं। और ये बहुत ही मजेदार सवाल है क्योंकि दरअसल इसका कोई उत्तर है ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सजीव तथा निर्जीव को जानते हुए। अब हमने बचपन में पढ़ा था कि सजीव चीजें वो होती हैं जो चल सकती हैं। जैसे कि हम चल सकते हैं तो हम सजीव हैं। उसी तरीके से जो चीजें खेल सकती हैं, जैसे कि हम खेल सकते हैं तो हम सजीव हैं। वहीं पर जो चीजें बात कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, वो सारी चीजें सजीव होती हैं। परंतु अगर हम इस उदाहरण को देखें और इस तरीके से सजीव या निर्जीव में अंतर बताएं, तो अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ की बात करने पे हमें पता चलता है कि पेड़ बात तो कर ही नहीं सकते, ये खेल भी नहीं सकते और ना ही ये चल सकते हैं। तो हमने जो बचपन में पढ़ा था सजीव और निर्जीव के बारे में, उसके हिसाब से तो पेड़ निर्जीव हो गया। परंतु हम जानते हैं कि पेड़ निर्जीव नहीं होता। तो अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दिखाई देने वाली जो गति होती है वो जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो यानी कि हमें कोई और लक्षण चाहिए जिन लक्षण के आधार पर हम बता सकें कि कोई सी चीज सजीव है या फिर नहीं है। तो यहीं पर जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए आणविक गतियां अधिक आवश्यक हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर आणविक गतियां कहते किसे हैं, आखिर ये होती क्या है। तो चलिए जानते हैं एक उदाहरण से। अगर हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना पच जाता है और पचने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर को उससे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना को खुद पचाते हैं। दरअसल हम तो बस खाने को खाते हैं और वो अपने आप ही पच जाता है और हमारे शरीर को उससे ऊर्जा भी मिल जाती है। अब ये होने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां होती हैं। दरअसल ये जो गतियां होती हैं इन्हें ही कहा जाता है आणविक गतियां। ये गतियां हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक होते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, जैसे कि केंद्रक या फिर झिल्लियां आदि। तो अब होता क्या है कि सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अब कोई चीज विघटित होती है तो उसे मरम्मत की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो हमारे शरीर की ये कोशिकाएं होती हैं, इन्हें भी अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और मरम्मत की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए और इसीलिए जो आणविक गतियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे जीवन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में एक आणविक गति होती है हमारे रक्त का बहाव। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। और मान लीजिए अगर हमें कोई दवाई लेनी होती है या फिर कोई इंजेक्शन लेना होता है तो वो भी हमारी नसों में ही दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिका से जुड़ा हुआ है और जो दवाई या फिर इंजेक्शन है वो हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचा सकता है। इसी तरीके से जो हम भोजन खाते हैं वो पचने के बाद रक्त में चला जाता है, क्योंकि जो पचा हुआ भोजन होता है वो कोशिकाओं को चाहिए होता है और जो रक्त है वो सभी कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो सभी कोशिकाओं तक उन भोज्य पदार्थों को पहुंचा सकती है। तो जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के लिए एक वाहन का काम करता है। दरअसल इसे कहा जाएगा एक अनुरक्षण प्रक्रम, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है किसी काम को करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि आखिर सजीवों में अनुरक्षण के ये प्रक्रम है कौन कौन से। तो चलिए खोजते हैं इन प्रक्रम के बारे में
कि आखिर ये कौन कौन से हैं। दरअसल अगर हम किसी जीव की बात करें तो जीवों का जो अनुरक्षण कार्य होता है वो निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए जब आप सो रहे होते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते, परंतु उस समय भी हम सांस ले रहे होते हैं और हमारा दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो अनुरक्षण का कार्य कर रहा होता है और उसे ये उस टाइम पर भी करना होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। दरअसल जैव प्रक्रम बहुत तरीकों के होते हैं, परंतु अगर हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जैव प्रक्रमों की बात करें तो ये हैं कुल 4। चलिए जानते हैं कि ये चारों कौन से हैं। सबसे पहले आता है पोषण। पोषण में होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है और इसके अंदर पाचन होता है। दरअसल जो हम खाना खाते हैं वो हम भोजन के रूप में लेते हैं और जो हमारा शरीर होता है वो उसको बाद में पचा देता है और पचने के बाद जो हमारा भोजन होता है उससे हमें ऊर्जा की चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो अपना काम अच्छे से कर सकती है। दूसरा प्रक्रम है श्वसन का। इसके अंदर होता क्या है कि हम सांस लेते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दरअसल हमें कई बार क्या लगता है कि श्वसन और सांस लेना दोनों एक ही बात है, परंतु सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर से हमारे फेफड़ों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालना। सांस लेने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है। वहीं अगर हम श्वसन की बात करें तो उसमें सांस लेना भी आता है, उसमें जो कोशिकाओं के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो भी आता है और इस ऑक्सीजन की मदद से जो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है ये भी श्वसन प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो श्वसन और सांस लेना दोनों समान नहीं है। सांस लेने का मतलब होता है सिर्फ सांस लेना, वहीं पे श्वसन एक प्रक्रम है जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। अब तीसरा प्रक्रम है वहन का। वहन में जो हमारा हृदय होता है वो हमारे रक्त को हमारे हर कोशिका तक पहुंचाता है। वहीं पर रक्त का काम होता है भोजन का स्थानांतरण। इसके अलावा जो रक्त होता है वो मिनरल्स को और कई सारी और चीजों को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और चौथा प्रोसेस होता है उत्सर्जन का। इस प्रक्रम में जो कचरा होता है उसे हमारे शरीर से हटाया जाता है। मतलब ये जो इससे पहले जितने भी प्रक्रम पढ़े थे उनसे क्या होता है कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो हमारे शरीर के लिए वो क्या हो गई, कचरा। और क्योंकि कचरा शरीर में तो नहीं रखना, उसे हटाना चाहिए, तो उत्सर्जन वो प्रक्रम है जिससे इस कचरे को शरीर से हटाया जाता है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा वृक्क, जिसे कहते हैं किडनी। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं और ये हमारे शरीर से कचरे को हटाने का काम करते हैं। तो ये 4 जैव प्रक्रम हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चारों प्रक्रम को और अच्छे से जानेंगे। तब तक चलिए उस प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में भी करी थी। जो प्रश्न था कि विषाणु सजीव है या नहीं। दरअसल विषाणुओं के अंदर आवनिक गति नहीं होती। अब हमने शुरुआत में ये जाना था कि जीवन की परिभाषा क्या है। वो जीव जिनमें आवनिक गति होती है वो जीवित होते हैं, परंतु जो वायरस यानी कि विषाणु होते हैं उनके अंदर आवनिक गति होती ही नहीं, तो इसका मतलब ये निर्जीव है। परंतु जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तब इनके अंदर आवनिक गतियां होती हैं। तो अब इसका मतलब कि जब ये किसी को संक्रमित कर लेते हैं तब ये सजीव हो जाते हैं। तो देखा जाए तो विषाणु के अंदर आवनिक गतियां होती भी हैं और नहीं भी होती, और इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव होते हैं या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सजीव होते हैं, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये निर्जीव होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि सजीव तथा निर्जीव क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना आवनिक गतियां क्या होती हैं। फिर हमने जैव प्रक्रम की बात करी और अंत में हमने एक सवाल के बारे में जाना, जो सवाल था कि विषाणु सजीव है या नहीं। अब इन सभी के बारे में आप अपनी बुक NCERT का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पोषण के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं।
पहला काम तो ये करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसके बारे में दोबारा से पढ़ना है, और दूसरा काम ये करना है कि अगली कक्षा में आपको पोर्शन पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग यानी 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। हमने कृषि के महत्व के बारे में जाना, कृषि के प्रकारों के बारे में जाना और साथ ही भारत की प्रमुख फसलों के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, किंतु परंपरागत तरीके तथा संस्थागत व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि में काफ़ी पिछड़ापन पाया जाता है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण जोतों का विखंडन हुआ है। इससे कृषि कार्य आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं रह गया है। भारत में अधिकांश कृषि मॉनसून पर निर्भर करती है और सिंचाई के साधनों का बहुत सीमित विकास हो पाया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि को अर्थव्यवस्था का विकसित अंग बनाना महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कृषि में सुधार लाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया था, जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। दोस्तों, इसी दौरान श्वेत क्रांति भी लाई गई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ। किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और अन्य बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। इसके अलावा बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन इत्यादि के विकास को प्रोत्साहित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत कृषि प्रधान देश है। यही कारण है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। दोस्तों, देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या कृषि से आज भी रोजगार प्राप्त करती है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। दोस्तों, कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट लाएगा तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा भी देगा। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है। दोस्तों, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास और वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत भारतीय
कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की है और साथ ही बागवानी विकास तथा और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। दूसरे शब्दों में, वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। वैश्वीकरण ने भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। अब विदेशी उत्पाद, जिसमें कृषिजन्य उत्पाद भी शामिल हैं, आसानी से भारत में बेचे जा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय किसान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि संबंधित क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से उपयोग में लाना होगा। इसके लिए सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा सभी उपलब्ध कराना परम आवश्यक है। इसके बिना कृषि को वैश्वीकरण के अनुचित प्रभाव से बचा पाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा की। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इन सभी के साथ साथ पोषण प्राप्त करना भी सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहां निर्धनता अधिक है, वहां भूखमरी की समस्या भी है। इसके निराकरण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। इसके मुख्यतः 2 अंग हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है जन वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री और अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, और दूसरे हैं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले। लेकिन दोस्तों, अनेक गरीब जो कि बीपीएल वर्ग में शामिल होने के लायक हैं, शामिल होने के हकदार हैं, परंतु बीपीएल वर्ग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एपीएल धारक भी जबरदस्ती अपना बीपीएल कार्ड बनाए बैठे हुए हैं। दोस्तों, भारत में गरीबी मिटाने और खाद्य सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए हमें ईमानदारी से उन लोगों के बारे में सोचना होगा जिन लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही कृषि उत्पादन के लिए थोड़ी सी भी भूमि। इन सभी समस्याओं और चुनौतियों का सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में चर्चा की, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए खाद्य सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, उपभोक्ताओं को किन 2 वर्गों में बांटा गया है? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, उपरोक्त सभी। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज कौन खरीदता है? बिचौलिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दुकानदार, इनमें से कोई नहीं। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? व्यापार, उद्योग, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति के लिए उपयोग में लाया जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति
नीली क्रांति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।